नमस्कार, आप सबका स्वागत है नॉर्थ ईस्ट का पहला हिंदी टॉक शो सीधी बात में। मैं आपकी होस्ट ओइनीतम। लोकसभा चुनाव इन दिनों यही हॉट टॉपिक है। हर गली नुक्कड़ चाय पे इसी का चर्चा। सब यही बात कह रहे हैं कि कौन जीतेगा 2019, किसकी बनेगी सरकार। और पूर्वोत्तर की बात करें तो कितना महत्वपूर्ण रहेगा पूर्वोत्तर का रोल इस बार। पूर्वोत्तर से है 25 सीटें। हम सबको दिख रहा है कि बीजेपी भाजपा अपनी पूरी जोर लगा रही है। उनका टारगेट है कि इन सारे 25 सीटों में से एटलीस्ट 22 सीट उनके पॉकेट में आ जाए। अगर ये हुआ तो कैसे हो सकता है? भाजपा का जो गठबंधन है ये पूरे पूर्वोत्तर में जो इंक्लूड करता है एनपीपी, एनडीपीपी, एमएनएफ, एजीपी, ये सारे कितना अहम रोल निभाने वाले हैं। क्या एनपीपी का ये कहना कि वो अकेले ही ज़्यादातर सीट लड़ेंगे, ये क्या कोई अंडरस्टैंडिंग है भाजपा के साथ? इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में है प्रमोद स्वामी जी, जो कि भाजपा के स्पोक्सपर्सन हैं, रवि अजित सरिया जी, नामी कॉलमनिस्ट, रमन झा जी, वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और प्रमोद तिवारी जी, जो कि एडिटर है निष्पक्ष समाचार ज्योति से। स्वागत है आप सबका स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और इस पहला शो में मेरे साथ होने के लिए। तो पहले हम शुरू करते हैं कि प्रमोद तिवारी जी, आपको क्या लगता है 2019 कैसा होने वाला है? पहले असम से शुरू करते हैं, नॉर्थ जी ईस्ट से बिल्कुल, शुरू करते हैं। बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट में 25 सीटें हैं, जैसे आपने कहा, एक सिक्किम की लेकर। इन 25 सीटों में 14 सीटें जो है असम की, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का सीधा अलायंस है बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट और असम गण परिषद के साथ में। अरुणाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें अपने दम पर खेलने जा रही है, चुनाव लड़ने जा रही है। पर बाकी जगहों पर जिन्हें हम एनडीए के पार्टनर या नेडा के पार्टनर बताते हैं, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। आप मेघालय की लेते हैं, हमारा पड़ोसी राज्य है। मेघालय में तुरा सीट से अभी तक की जो सूचनाएं मिल रही है, अगाथा सांगमा चुनाव लड़ने जा रही है एनपीपी की। जी, उनका नाम आ चुका है। हाँ। और मुकुल सांगमा कांग्रेस की तरफ से है। हाँ। शिलोंग में भी यूडीपी के कैंडिडेट उतर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हम मुकाबला करेंगे। यही हाल त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की स्टेट में कोalition में है इंडिजिनियस फोरम ऑफ, वो अपने चुनाव में एक सीट के ऊपर अपनी दावेदारी ठोक रही है। जी। इसी तरह मिजोरम में भी मिजोरम नेशनल फ्रंट जो है, वो भी बोल रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं, हम एनडीए के साथ में हैं। जी। मोटी बात यह है कि यही हाल मणिपुर में है, नागालैंड में भी यही हाल है। मोटी बात यह है कि जिसे हम नेडा कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, वो एक लूज अलायंस है। उसको जैसे इसके कन्वेनर ने भी कल कहा था कि एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है ये। जी। हो सकता है कि चुनाव के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ जाए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के हिल स्टेट्स में एक बड़ी बात और है कि वहाँ चर्च का रोल होता है। मिजोरम में खास करके, मिजोरम में भी है, नागालैंड में भी है, मेघालय में भी है। चर्च का रोल होने के कारण वो साथ ये मतलब ये हाइपर नेशनलिज्म में बिलीव करने वाली बीजेपी के साथ में बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई अपने आप को वहाँ की पार्टियाँ नहीं करना चाहती है। चुनाव के बाद में क्या होगा ये मुझे नहीं पता, पर आज की तारीख में एज ऑन डेट स्थिति ये है कि असम में इन्होंने अपना अच्छा गठबंधन कर लिया है असम गण परिषद के साथ में। अरुणाचल प्रदेश में अकेले लड़ने जा रही है दोनों सीटों के ऊपर। सेम इज केस इन मणिपुर ऑल्सो, पर वहाँ भी एक ऐसा है कि एनपीपी हो सकता है कि अपना चुनाव में कोई कैंडिडेट उतार दे। हाँ, दिया है ऑलरेडी, उन्होंने अनाउंस कर दिया। जबकि एनपीपी का वहाँ पर डेप्यूटी सीएम है जी, और वो अलायंस में है। जी। जहाँ तक सीटें जीतने की बात है, हाँ, तो अब असम के ऊपर आते हैं। 14 सीटों में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। उस टॉपिक को छूने से पहले मैं स्वामी जी से पूछना चाहूँगी। आपने बोला कि ये जो गठबंधन है
भाजपा का अलग अलग रीजनल पार्टीज के साथ एंटायर नॉर्थ ईस्ट में, आपने उसको लूज टर्म किया है। आप कैसे इस पे रिएक्ट करना चाहेंगे? हाउ कॉन्फिडेंट इज भाजपा पूर्वोत्तर में? प्रमोद जी के अपने विचार हैं और लोकतंत्र में अपने विचार को अभिव्यक्त करने की हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है। जहाँ तक 2019 के चुनाव की बात है, इस चुनाव का मूल मुद्दा होगा कि 2019 में देश का नेतृत्व कौन करेगा। और आज 5 साल में हमने नरेंद्र मोदी जी के शक्तिशाली नेतृत्व को देखा है। आज नॉर्थ ईस्ट में जो नॉर्थ ईस्ट एक्ट पॉलिसी के तहत नॉर्थ ईस्ट का जो विकास हुआ है, उस विकास को लोगों ने देखा है और नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट चाहता है। और डेवलपमेंट करने के लिए जो केंद्र में जो सरकार हो, अगर वही सरकार अगर राज्य में भी वही सरकार हो तो फंडिंग में सुविधा होती है। आज नॉर्थ ईस्ट को गेटवे टू एशियन भी हम लोग बोलते हैं। और आज जिस तरह से आपको ये नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से आज ये विकास हुआ है और जिस तरह से आज एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत नरेंद्र मोदी जी खुद भी बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो भारत की प्रगति का नया इंजन है। तो आज नॉर्थ ईस्ट के लोग ये देख रहे हैं कि 2019 में इस देश को नेतृत्व कौन देगा। आज जो विपक्षी पार्टियां हैं, अगर विपक्षी पार्टियां की हम बात करें तो मूल रूप से मैं कांग्रेस पार्टी के विषय में कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी, क्या राहुल गांधी 2019 में देश का नेतृत्व कर पाएंगे? क्या जो महागठबंधन है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में क्या स्वीकार कर रहा है? लेकिन तो आज तो राहुल गांधी को कोई स्वीकार कर नहीं रहे हैं। तो एक तरफ आपको राहुल गांधी है, मायावती है, आपको ये ममता बनर्जी है, तो लोग दिग्भ्रमित है कि भाई आपका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है। जो विपक्ष अपने प्रधानमंत्री के कैंडिडेट तक को पेश नहीं कर पा रहा, वो 2019 में देश को क्या विकल्प देगा, ये मूल प्रश्न है। बिल्कुल, लेकिन जो मुद्दा प्रमोद जी ने उठाया है उसके बारे में आपने एक लफ्ज भी नहीं कहा है। क्या आपका गठबंधन जो नॉर्थ ईस्ट में बन चुका है वो कितना स्ट्रांग है? हम लोग ये बोल रहे हैं कि जबकि ऑपोजिशन महागठबंधन के बारे में बात कर रहे हैं, उसी दौरान भाजपा आके पीछे से आए और आगे निकल गए। लेकिन जो तिवारी जी ने अभी बात उठाया कि कहीं पे लगता है कि कहीं पे ढीला है सब कुछ। देखिए, नेडा के जो हमारे जो कन्वेनर है डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा, उनको नॉर्थ ईस्ट का चाणक्य भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो आज नॉर्थ ईस्ट में देखिए, एक समय में कांग्रेस बहुत शक्तिशाली थी। तो आज जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं वहां कहीं कांग्रेस की सरकार नहीं है। तो आज या तो भाजपा की सरकार है या जो नेडा में जो शामिल है भाजपा के द्वारा समर्थित सरकार है। तो जब हमने वहां नॉर्थ ईस्ट में जब हमने कांग्रेस मुक्त कर दिया, लगभग कहीं एक भी स्टेट में जब कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो ये बात स्पष्ट है कि फिर इसका अल्टरनेट कौन होगा। तो अल्टरनेट तो जो लोग नेडा में शामिल है वही लोग होंगे। हो सकता है किसी विषय में उन लोगों से हमारे मतभेद हो, हमारे एजीपी के साथ भी मतभेद थे, हमारे शिवसेना के साथ भी मतभेद थे, लेकिन आज अलायंस उनके साथ में हुआ। तो आज मूल प्रश्न है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को सब स्वीकार कर रहे हैं। रमन जी बोलिए, कैसे आप रिएक्ट करेंगे, कैसे कांग्रेस एक्सप्लेन करेंगे ये सारा? कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट में देखिए मजबूत स्थिति में है और हमेशा रहा है। आज हर जगह एक सत्ता विरोधी लहर रहती है। नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस ने बहुत दिनों से शासन किया, तो पिछले चुनाव में देखा गया कि सत्ता विरोधी लहर के कारण कांग्रेस को बहुत जगह हारना पड़ा। लेकिन आज भी सब जगह प्रायः विरोधी दल कांग्रेस की ही है। तो आप कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना देख रहे हैं या कांग्रेस मुक्त पूर्वोत्तर के भाग में सपना देख रहे हैं, ये तो असंभव है, क्योंकि कांग्रेस 130 साल पुरानी पार्टी है और बटवृक्ष की तरह इसका जड़ इतना नीचा है जिसे उखाड़ फेंकना किसी भी दल के लिए संभव नहीं है। दूसरी बात, इनके जो आइडियोलॉजी है, जो महात्मा गांधी का विचार है, वो लोगों के मन में बसा हुआ है। और 2014 में जो चुनाव में उन्होंने वादा किया था भाजपा के प्रचार प्रसार में, उनका जो मैनिफेस्टो था, जो प्रधानमंत्री थे हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने, तो उन्होंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट अष्टलक्ष्मी है। नॉर्थ ईस्ट का बारे को लोगों को बहुत सारा सपना दिखाया गया था और जब सत्ता में आए तो इसका स्पेशल कैटेगरी काट दिया गया। यहाँ के लोगों यहाँ बोले थे विदेशी मुक्त भारत करेंगे। जो रियल इश्यूज है, जो मुद्दे हैं अभी के, जैसे प्रमोद जी ने भी उठाया कि आप लोगों का लीडर कौन है, उसमें अभी भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं। दूसरा, बहुत सारे सीनियर लोग, बहुत सारे लीडर्स कांग्रेस
छोड़ के जा चुके हैं। अभी भी रोज़ हम खबर आ रही है कि आज इन्होंने छोड़ दिया, कल उन्होंने छोड़ दिया। तो ये जो एक फ्लक्स जैसा सिचुएशन है, आपको नहीं लगता है कहीं पे कि जो आम आदमी है उनके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के लीडरशिप के बारे में? तो चुनाव सर पे है, ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग? कहीं पे आपको ऐसा नहीं लगता है कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर अ पार्टी लाइक कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर के कारण बीच में कमजोर हुई थी। आज कांग्रेस पुनः अपनी पूरी शक्ति के साथ उभर रही है और इसमें इन्हें युवाओं का पूरा साथ मिल रहा है, जो हमारे युवा नेता हैं। और कांग्रेस पार्टी का नेता तो राहुल गांधी ही हैं। जब आप अलायंस की बात करते हैं तो जब हम प्री पोल अलायंस है हमारा, जब हमारा सरकार बनेगा, अगर सरकार बनती है तो जो सबसे बड़ा दल होगा, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी गठबंधन के, उसके नेता प्रधानमंत्री बनेंगे। और रही बात, आप कह रहे हैं कि लोग तो आप देख रहे हैं कि अगर हमने नॉर्थ ईस्ट में कई जगह सत्ता विरोधी लहर के कारण हारे हैं, तो आज हाल फिलहाल में जो चुनाव हुआ था, जो आप राजस्थान ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, तो वहाँ बीजेपी हारी है और उसका श्रेय हम निश्चय राहुल गांधी जी को देंगे। लेकिन क्योंकि अगर आप हारने का श्रेय उन्हें दे रहे हैं, रवि जी, तो जीतने आपका का श्रेय क्या उनके मत पास है है। इस विषय पे? नहीं, कांग्रेस देख के एक बात तो तय है कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है और पूरे सिरे से हम नकार नहीं सकते कांग्रेस को कि यह कहना गलत होगा कि कांग्रेस मुक्त भारत बन जाएगा, क्योंकि देश में डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र में हर एक पक्ष भी है तो विपक्ष भी होना चाहिए। लेकिन ये बात पक्की है कि बहुत सारे लोग कांग्रेस के भाजपा में चले जा रहे हैं, क्योंकि इसके बहुत से कारण भी है। क्योंकि समय समय पर जब भी निर्णय की बात आती है तो कांग्रेस में एक निर्णय, स्थूल निर्णय जिसे हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, उसकी बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, जिसकी वजह से पार्टी की जो निचले थर्ड फोर्थ ग्रेड के कार्यकर्ता वो निराश हुए ही हैं। साथ में जो नेता है, जो उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है समय समय पर, उनको भी बहुत तरह से बहुत जोरों से नकारा गया समय समय पर जी। और वही कारण और वो लोग इन्होंने कभी भी आत्ममंथन नहीं किया कि पार्टी क्यों हार रही है, पार्टी से लोग क्यों जा रहे हैं। सिर्फ आप एक बड़ा झंडा लेके आप खड़े हैं कि ये पार्टी हमारी 130 साल पुरानी पार्टी है जी, तो उससे हम पार्टी 130 साल पुरानी पार्टी है, महात्मा गांधी के आदर्श पर चल रहे हैं हम लोग, तो उससे कम से कम इलेक्शन की जीत तो नहीं हो सकती। बिल्कुल पुरानी ग्लोरी को लेके आगे आप बहुत हद तक नहीं चला जा एक बड़ी सकता सभा है। में हो सकता है कि लाखों लोग जुटा ले आप, बोलिए रवि। लेकिन जब इलेक्शन की बात आएगी, इलेक्शन में लोग देखते हैं कि इस तरह से निर्णय जो लिए जाते हैं वो सभी को मंजूर नहीं होते। रमन जी, देखिए, मैं इनके कुछ बातों से सहमत हूँ और कुछ बातों से सहमत नहीं हूँ। सही पूछ, कांग्रेस में बीच में एक जनरेशन गैप हुआ था, आज कांग्रेस में नए लोग आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है जब नए लोग आते हैं तो पुराने लोगों को अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। आज भी हमें हमारे सीनियरों के ऊपर पूरा उनके प्रति सम्मान है और श्रद्धा है और उनका अनुभव भी हमें चाहिए, लेकिन जिस जोश के साथ हमें मैदान में जाना है और लड़ना है तो उसके लिए हमें युवा का ताकत चाहिए और युवाओं के लिए हमें जगह बनाना होगा। अगर हम युवा को जगह नहीं देंगे तो फिर हमारी पार्टी वो पुरानी तबका में रह जाएगी, पुराने लोग रहेंगे और नए लोगों को जगह नहीं मिलेगा। तो हम तो नए लोगों को लेके आ रहे हैं, तो जिस वजह से कुछ पुराने लोग हमसे नाराज़ भी हैं। और ये कांग्रेस में ही नहीं है, ये तो बीजेपी में भी हो रहा है। अभी फिलहाल आरपी शर्मा उन्होंने आज रिजाइन कर दिया, एजीपी में गिन बरवा जी ने रिजाइन कर दिया, तो बहुत सारे लोग रिजाइन कर रहे हैं। हर पार्टी में होता है, जब वो आपस में सत्ता परिवर्तन होता है, नए लोगों के लिए जगह बनाया जाता है, तो क्या होता है कि पुराने लोग कुछ इस चीज़ को मानते हैं और कुछ नाराज हो जाते हैं। रमन जी देखिए आप, ये जब 2010 में जो नेतृत्व था या 2012 में जो नेतृत्व था, जिस शीर्ष नेतृत्व जो लोग अगली पंक्तियों में खड़े थे, वही लोग आज हमें कांग्रेस में दिखाई पड़ रहे हैं। नए लोग की कहाँ समावेश हो रहा है, चाहे राज्य स्तर पर देख लो, चाहे नेशनल लेवल पर। बिल्कुल गिने चुने लोग। और वैसे भी कांग्रेस जिनके नेतृत्व में भी चुनाव लड़ रही है, राहुल गांधी जी, उनको अभी राजनीति की पाठशाला में, रमन जी आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे, बहुत से पाठ पढ़ने हैं। नहीं, अगर आप ये सोचते हैं, दूसरी मैं बात आपके बात से सहमत नहीं हूं। ठीक, आप बोलिएगा, मैं पहले बोल लेता हूं। दूसरी बात ये है, बिना परखे हुए किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। दूसरी हमारे सामने है, हम हाँ तभी तो हम बोल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही मतलब वाइजली सारे इलेक्शन को, है तो हमारा फेडरल सिस्टम, किंतु सारे इलेक्शन को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन की तरफ बना दिया, टैक्टफुली। एक तरफ नरेंद्र मोदी है, आप बताइए आपकी तरफ से कौन है।
और आपने जो 3 राज्यों की बात कही, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, जहां पर जीत हुई है, आपने जीत का श्रेय राहुल गांधी जी को दिया, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होता भी है। किंतु कल दिन अगर 23 मई को खुदा न करे अगर रिजल्ट उल्टा हो जाएगा तो अहमद पटेल उसके लिए जिम्मेवार होंगे, राहुल गांधी नहीं होंगे। पर दूसरी बात यह कि वो विधानसभा के चुनाव थे। आज की तारीख में लोकसभा के चुनाव में इन तीनों राज्यों की पहले मैं बात कर रहा हूं कि पासा पूरी तरह पलट चुका है। जो ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, राजस्थान में 25 सीटें हैं, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने सारी 25 सीटें जीती थी। चुनाव से पहले अभी भी मेजर पोर्शन चंक है जो वो भारतीय जनता पार्टी को इन तीनों राज्यों में मिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को हिंदी बेल्ट में अगर कहीं नुकसान होगा तो वो केवल उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। समाजवादी पार्टी यही अगर हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करने लगे तो आपका क्या, हाउ डू यू लुक एट दिस एंटायर पूर्वोत्तर का आपका क्या? मैं संक्षेप में बोलूंगा क्योंकि और लोगों को बोलना है। नॉर्थ ईस्ट में एजीपी और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ उसी से शुरू करते हैं। मेरा आकलन ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं वो तो एजीपी को शिफ्ट हो जाएंगे जहां जहां एजीपी चुनाव लड़ने जा रही है जी। किंतु जो एजीपी के जो वोटर्स है, ग्रास रूट के वोटर, वो भारतीय जनता पार्टी को कितनी हद तक शिफ्ट होंगे ये एक डाउट की बात है। उसमें एक सीएबी का मुद्दा है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह कि इस चुनाव में एक बात और तय होनी है कि असम की जो कास्ट असमीज पॉपुलेशन है वो रिलीजन बेस्ड जातीयता के साथ जाएगी, माने धर्म पर आधारित जातीयता के साथ रहेगी या भाषा पर आधारित जातीयता के साथ में रहेगी। अभी तो दोनों के चैंपियन एक हो गए हैं। मैं कहूँगा एजीपी के लिए मैं कहूँगा कि जो लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म है उसकी पैरोकार असम गण परिषद है, जो रिलीजन बेस्ड नेशनलिज्म है, अहोमिया जातीयता जिसको हम कहते हैं, उसकी पैरोकार भारतीय जनता पार्टी है। बीच में तू में हुई, तकरार हुई, फिर इकरार हो गया। तो शिफ्ट कितना होगा ये देखने की बात है। बाकी जो नेडा के जो और कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे एनपीपी है, जो भी है, एमएनएफ है, वो अपने डिसीजंस मेरे हिसाब से लेंगे जब चुनाव ओवर हो जाएगा। अगर एनडीए सबसे बड़ा डिस्पेंशन बन के उभरती है तो वो लोग एनडीए के साथ जाएंगे। उसमें उनकी एक मजबूरी भी है। छोटे स्टेट्स में क्या होता है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकते। जो रूलिंग डिस्पेंशन होता है उनके साथ जाना एक तरह से उनकी मजबूरी भी होती है, क्योंकि फंडिंग की बात है और भी आइसोलेशन में रहते हैं तो वो फिर और ज़्यादा आइसोलेट होना नहीं चाहेंगे। तो अगर मेन स्ट्रीम के साथ जुड़े, मेन स्ट्रीम अगर यूपीए और तीसरा फ्रंट जिसको हम कहते हैं वो मिलकर अगर सरकार बनाने लायक स्थिति में हो तो मैं देखूंगा कि ये जो नेडा के जो कंस्टिट्यूएंट्स आप देखेंगे कि उधर चले गए, वो बिखर जाएंगे। तो असम में किंतु 25 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे जो सीटें मिलने की बात है, असम में 7 सीटें हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। मेरे ख्याल में अगर कुछ नेतृत्व ने कुछ परिवर्तन नहीं किया, 1-2 सीटों में तो खबर मिल रही है परिवर्तन हो रहे हैं, तो 2-1 सीटें भाजपा लूज करेगी जो अभी है उनके पास में। क्योंकि खासकर अपर असम के जो जिले हैं वहाँ आज भी सीएबी गाँव तक एक मुद्दा बन गया है। हाँ, तो प्रमोद जी आप कैसे इस पूरे विषय को देखते हैं? ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का इशू है असम और मैक्सिमम पूर्वोत्तर के स्टेट्स में, दूसरा अरुणाचल में पीआरसी का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, तो इस हालात में आपको क्या लगता है, आप लोग जो टारगेट कर रहे हैं कि 22 सीट उम्मीद कर रहे हैं, कितना एक्चुअली कितना हो पाएगा? देखिए, सिटीजन्स जो अमेंडमेंट बिल है इस पे हमारी एक नीति है, लेकिन हमारे नेतृत्व ने अब बिल्कुल इस बात को स्पष्ट किया है कि हमारे जो अलायंस पार्टनर है उनके साथ में हम बातचीत के द्वारा एक कॉन्सेंसस बनाने का हम प्रयास करेंगे इस चुनाव के बाद में। तो अब ये कॉन्सेंसस बना करके इस समस्या का हम समाधान करेंगे। और हमारे जो अलायंस पार्टनर है जैसे एजीपी का जन्म ही कांग्रेस के विरोध की वजह से हुआ था। असम आंदोलन हुआ उस समय तो यहाँ भाजपा की सरकार नहीं थी, तो 855 जो शहीद हुए थे उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। तो आज जो ये मूल जो समस्या है, इस समस्या के में कैब के ऊपर में ज़रूर हमारे राजनीतिक मतभेद है हमारे अलायंस दलों से, लेकिन हम आशा करते हैं कि जो एक बड़ा गोल हासिल करने के लिए जो मुख्य शत्रु है कांग्रेस को हराने के लिए और आसाम और नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए, और नहीं, बड़ा गोल तो यहाँ तो कैब ही है। नहीं, कैब आपके लिए, हमारे लिए बड़ा गोल नहीं है। हम उसको बातचीत के द्वारा उस समस्या को हम समाधान करने के लिए हम हमारे जो नेतागण हैं उसको प्रयास करेंगे। और मैं समझता हूँ, देखिए कैब के बारे में एक भ्रांति है, क्योंकि ये जो लोग बोल रहे हैं कि ये बिल भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, ये भारतीय जनता पार्टी लेके नहीं आई है। सिटीजन्स एक्ट जो है 1955 का है, ऑलरेडी है।
और ये नेहरू जी के समय में बना था, नेहरू जी के समय में बना था, और भारत का विभाजन जो हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ था। तो उसमें सिटीजन जो एक्ट ऑलरेडी है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रिलीजियस परसिक्यूशन रिलीजियस माइनॉरिटी के ऊपर होता है, और उसमें भी सिर्फ बंगाली हिंदू नहीं है, वहाँ बंगाली शब्द ही नहीं है, वहाँ हिंदू है, क्रिश्चियन है, बुद्ध है, जैन है, पारसी है, और तो इनके ऊपर में रिलीजियस परसिक्यूशन होता है और वो भारत वर्ष में आते हैं और 11 बरस के बाद में अप्लाई करते हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। हमने उसको 11 बरस की जगह 6 बरस किया है। तो ठीक है, इसके ये बात प्रमोद एक बात आप मानेंगे, आपकी बात समझ गया, आप एक बात हमारी मानेंगे। बात से सहमत हूं कि हमारे जो मित्र दल है उनसे हमारे इस विषय में मतभेद है, तो हम उसको बैठ कर मित्र दलों से मतभेद की बात नहीं है। आप इस बात को मानिए कि आप असम की जनता को सारी बात बताने में सफल नहीं हुए हैं। नहीं प्रमोद जी, मैं बता रहा हूं 1985 के असम रिकॉर्ड को नकार रहे हैं। कुछ हद तक आपकी बात सही है, 1955 में नहीं कर रहा। बहुत लेट, जब आग लग गई, जब पूरा नॉर्थ ईस्ट जलने लगा, पूरा असम जब जलने लगा, तब बहुत देरी से डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा आए और उन्होंने ये चीजें स्पष्ट की। कुछ लोगों ने तब तक लेट हो चुकी थी। लोगों को विभ्रांत करने का प्रयास किया, 1 करोड़ 90 लाख बांग्लादेशी आ जाएंगे, हिंदू आ जाएंगे। आप ऐसी बातें कहिए, आप बोलिए क्यों नहीं? गलत बोल रहे हैं, गलत आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये टीआईपी आपका है, अखबार आपके पास है, आपने बताया चुनाव में इस पे रेफरेंडम एक हो चुका है। मैं नहीं मानता, अब पंचायत चुनाव में रेफरेंडम नहीं माना जाता। क्लियर हो जाएगी। और जहां हम तो बोल रहे हैं कि हमारे जो अलायंस पार्टनर हैं उनसे हम विचार विमर्श करके असम की जनता को समझाना है, अलायंस पार्टनर को नहीं समझाना है, असम की जनता को समझाना है। तलाकशुदा शादी हो रहा है, तलाकशुदा शादी हो रहा है जीपी के साथ। रवि जी से आपको सुन छोड़ के लेते चले हैं, गए उसके थे बाद और फिर आप मना के ला रहे हैं ये तलाक और मैं शादी। आपको हाँ रवि जी बोलिए। देखिए, ये सीए भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, सेंसिटिव मुद्दा जो अभी भी है। अभी भी चालू है ये मुद्दा। जब एजीपी ने रिश्ता तोड़ा अपना भाजपा के साथ, सीएबी की वजह से तोड़ा, सभी को मालूम है, क्योंकि वह रीजनल पार्टी है, एक रीजनल उसका चोला पहना हुआ रीजनल अस्मिता की पहचान है उसकी, एजीपी की एक आंदोलन से निकल के आई पार्टी है। हाँ, 1985 में उसी को उसको अपना अस्तित्व बचाना है, अपनी इज्जत बचानी है, इसीलिए उसने एजीपी के साथ में अलायंस तोड़ दिया। अब देखिए वापस एक गठबंधन शुरू हुआ है, वापस एक अलायंस अंडरस्टैंडिंग बनी है, जिसमें मज़े की बात ये भी हुई है कि तीन मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया था, जो इस्तीफा अभी तक रखा हुआ था, हाँ, वापस वो अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि जब सिटीजनशिप एक्ट रिमेंडमेंट बिल चालू हुआ, जैसे कि प्रमोद जी ने भी बताया, पूरा पूर्वोत्तर जल रहा है, उसमें पूरा पूर्वोत्तर में फैल गई थी आग। सारे लोग मिलके इसको निकाल, सिवाय बराक वैली में कांग्रेस भाजपा की एक बड़ी जीत हुई है, इसमें कहीं भी दो राय नहीं है। सिटीजनशिप लाने के पीछे एक कारण ये रहा है कि बराक वैली में जिन प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था बराक वैली के लोगों के साथ, वो शायद कहीं ना कहीं उनको पूरा होता नज़र आ रहा था, इसलिए उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। लेकिन ये बात पक्की है कि जो लोग एजीपी के साथ थे, एजीपी मजबूत हुई थी पीछे, जब वह डिजाइन देके चली गई, तो लोगों ने ये सोचा कि ये अपनी पार्टी है, ये अपने को एक पहचान दिलाएगी, असमिया गौरव बनाएगी। लेकिन जब वापस मिल के आई, तो ये कहना जरा मुश्किल है कि वह वापस चल के आएंगे क्या भाजपा के साथ या एजीपी के साथ, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये अभी हम कह नहीं सकते बिल्कुल भी कि जो क्षुब्ध होकर चले गए थे वोटर, क्षुब्ध हो गए थे, वो वापस आएंगे नहीं आएंगे। आज ये बात कहनी मुश्किल है। तो स्वामी जी, आपका इसमें क्या मानना है? जो रवि जी ने बोला है वो बहुत हद तक सही है कि जो सेंटिमेंटल इशू रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये सिर्फ असम के लिए नहीं, मैक्सिमम स्टेट्स के लिए रहा है। तो ऐसे हालात में क्या आपको लगता है कि जो रीजनल पार्टीज के साथ जो आपके अलायंस हो चुके हैं, वो कहीं पे आपको हेल्प
करेगा? मैं इस विषय में मैंने पहले भी कहा कि हमारे नेतृत्व ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा साहब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि हाँ, हमारे अलायंस दल है उनसे इस विषय में हमारे मतभेद है, लेकिन हम आपस में मिल बैठ करके इस समस्या का हम समाधान करने में सफल होंगे। तो और दूसरी बात है, ये जो चुनाव 2019 का चुनाव हो रहा है, ये एक देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव हो रहा है। ये देश का प्रधानमंत्री चुनने का जो चुनाव हो रहा है उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आज नरेंद्र मोदी जी का विकल्प क्या है और कांग्रेस की नीतियां क्या है। मेरे मित्र अभी जो इसके पहले रमन झा जी ने कहा कि ये गांधी जी की कांग्रेस है। हाँ, ये गांधी जी की कांग्रेस आपके नज़र में गांधी जी की कांग्रेस है, लेकिन आपके जो नेता राहुल जी जब मसूद जी बोलते हैं और जब दिग्विजय सिंह जब लादेन जी बोलते हैं, हाफिज सईद साहब बोलते हैं, तब लोगों के मन में शंका आती है कि ये गांधी जी की कांग्रेस नहीं, ये आतंकवादियों की पचदर कांग्रेस है जो रात के 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आतंकवादियों के लिए खुलवाती है। और ये देश की जनता के साथ आपने 4 साल सरकार चलाया है, अपने सोने भारत को बर्बाद कर दिया है। 4 साल तो आप एयर स्ट्राइक आपके सरकार ने 4 साल भारत को बर्बाद कर दिया। देश की जनता देश में लोग बेरोजगार हैं, जनता जो है आपकी सरकार जवाब कर रही है। भाजपा सरकार झूठों की सरकार है, झूठे लोग जो है आपने पीडीपी के साथ सरकार के धारा 370 का क्या हुआ, आर्टिकल 335 में क्या हुआ, 26/11 के 4 साल के अधिकारियों के बोर्ड में बैठे रहे। आप बोल रहे हैं आज चुनाव है तो आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन आप 370 क्या हुआ, आपने तो सही साहब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांत को गलत वोट दिया। ये आतंकवादियों की पचदर कांग्रेस है। आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांत को गलत वोट दिया। राहुल गांधी पार्टी झूठों की पार्टी है, भारत की पार्टी है और आपकी पार्टी झूठों की पार्टी है। श्यामा प्रसाद झूठों की पार्टी है। बिरयानी खाने आप गए थे, कोई जगह नहीं, बिरयानी खाने आप गए थे ना हम गए थे। भारत में हमारी पार्टी है, 70 साल जनता ने चुनाव में 70 साल जनता ने और फिर चुनाव आपके लिए जगह नहीं है। मैं बीच में बोलूंगा, रवि जी बोलिए। कि देखिए ये ईजीपी और भाजपा का जो अलायंस है इसमें दोनों पार्टियों को फायदा है, इसमें कहीं भी दो राय नहीं है। एजीपी को बहुत फ़ायदा मिला है क्योंकि एजीपी जब सत्ता से हट गई थी तब ऐसा लगने लगा कि एजीपी के जो नेता है, जो एजीपी के कार्यकर्ता है, उन्होंने लगने लगा कि हमारे पास अब कोई काम नहीं रह गया। तो वापस जब वापस इससे मिल गई है, भाजपा के साथ गठबंधन शुरू हो गया है, तो उनको ये बात तो तय है कि उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। 1-2 सीट पर 3 सीट पर सीट शेयरिंग 3 सीट पर होने वाली है। और साथ ही भाजपा को भी सीएबी को मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही थी उसकी, इतनी आलोचना हो रही थी भाजपा की। ग्राउंड लेवल बच्चा कह रहा था कि व्हाट इज दिस 1985 का जो ये है असम समझौता, वो असेंबलिंग का मामला था। यस के सारे मुद्दे को राज्य सरकार संभाल नहीं पाई और वो जो तत्व है आउट ऑफ हैंड वो चला गया। वो लोग बाद में आए, उन्हें लोगों को बताना था। मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने यहाँ नहीं बैठा हूँ, मैं सीएबी के पक्ष में या विपक्ष में कोई बात नहीं करूँगा, किंतु जो सीएबी एक्चुअल में है, मैंने बहुत से लोगों से पूछा कि आप आंदोलन कर रहे हो, झंडा लेके जा रहे हो, ये सीएबी भला क्या आपने पढ़ी है? तो उन्होंने कहा भला नहीं, एबीसी अपने लीडर का नाम लिया कि उन्होंने आह्वान किया, हम जा रहे हैं। मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि अधिकतर असम की जो जनता को पता नहीं है कि सीएबी है क्या। ये बात मुझे नहीं पता। फायदा नुकसान दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो इन्होंने अभी कही प्रमोद जी स्वामी ने, वो पहले मैं बोल चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत टेक्टफुली इस इलेक्शन को कर दिया कि ये प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। ये 544 लोकसभा के सांसदों को चुनने का चुनाव है। बिल्कुल, लेकिन रियल जो मुद्दे हैं पूरे भारतवर्ष के और नॉर्थ ईस्ट के, कैप्टन को बताओगे ना प्रमोद तिवारी जी, लेकिन टीम का कैप्टन मैंने कहा ना, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने आने बैठा। आपने कैप्टन तो 500 ये अपने कैप्टन बता रहे हैं, दूसरे लोग अपने कैप्टन बता रहे हैं। आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। नहीं ऐसी बात है, प्रमोद जी कैप्टन है सबके पास। और मैंने कैप्टन को इनके जो अलायंस है वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और मैंने हमारे अलायंस की चिंता छोड़िए, आप अपने अलायंस की बात हमारे अलायंस तो स्वीकार कर रहे हैं। अरे आपके अलायंस अगर आपका 150 से नीचे सीट आएगा और मोदी जी प्रधानमंत्री किसी हालत में नहीं मानेगा आप कहेंगे। हम तो मोदी जी का चेहरा लेके जाएंगे, आप किसका चेहरा लेके जाएंगे और हारिएगा। ठीक है, लेके चेहरा लेके जाएगा तो 100 सीट से नीचे आ जाएगा। देख लीजिए स्वामी जी, रमन जी, हम वापस आ रहे हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस आएंगे।
स्वागत है आप सबका एक बार और सीधी बात में। हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2019 के बारे में, पूर्वोत्तर के बारे में और सारे भारत में इस बार 2019 में मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं। क्या पुलवामा बालाकोट डोमिनेट करेगी या जो रियल मुद्दे हैं, नौकरी, मकान, फार्मर्स इश्यूज़, ये सारे भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने जा रही है। आपसे शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या रियल इश्यूज़ कहीं पे दब चुके हैं पुलवामा और बालाकोट के उसमें? हाँ, ये बात सही है कि पुलवामा होने के बाद में पूरा नैरेटिव ही चेंज हो गया है अक्रॉस द नेशन। पूरा देश एक बार तो ऐसा लग रहा है कि नेशनलिज्म का जो हाइपर नेशनलिज्म ब्रांड है उसकी चपेट में है, पर चुनाव फिर भी मुद्दों पर ही लड़े जाते हैं। मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट जो हमेशा रहा था, डेवलपमेंट, करप्शन, ये सब मुद्दे रहे, महंगाई मुद्दे रहे हैं पिछले चुनाव में। इस बार अगर एक सिनारियो, हम लोग हाइपोथेटिकल सिनारियो एक अगर हम सोचें कि पुलवामा नहीं हुआ तो क्या मुद्दे होते, तो मैं समझता हूँ कि करप्शन मुद्दा नहीं होता, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने 4.5-5 साल अच्छा काम किया करप्शन के, उसके ऊपर कोई मेजर दाग है नहीं। राफेल का मुद्दा जरूर कांग्रेस उठा पा रही है, किंतु मैं नहीं समझता कि उसको लॉजिकल एंड तक ले जा पाएंगे ये लोग। दूसरा महंगाई, तो इस बार महंगाई भी मुद्दा नहीं था, नहीं होता मुद्दा। तो मुद्दे क्या होते? तो मेरी समझ में मुद्दे होते किसानों की समस्या, क्योंकि डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट 4.5-5 सालों में ठीक ही हुआ है। किसानों की समस्या एक मुद्दा होता, एक मुद्दा होता जॉब। जॉब के लिए सरकार ने जो कहा था उतने जॉब क्रिएट सरकार कर नहीं पाई जी। और फार्मर्स इशू में भी भाजपा ने कई सारे स्कीम्स अनाउंस किए थे, डबलिंग देयर इनकम एंड ऑल, जहां अभी तक बहुत कुछ नहीं हो पाया। फार्मर्स के साथ हमारी समस्या क्या है कि जब भी हम सोचते हैं कि फार्मर्स आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो उनको हम लोन माफ कर देते हैं, उनका कर्ज माफ कर देते हैं। कर्ज माफ करना समस्या का समाधान नहीं है, वो इजीएस्ट वे है। उनकी आमदनी बढ़े, किस तरह से कृषि को प्रॉफिटेबल किया जाए, मेन इश्यू वो होना चाहिए। बीच में जो दलाल घुसे हुए हैं, किसानों को अपनी उपज के सही मूल्य नहीं मिलता, वो उन्हें मिले, ये सुनिश्चित करना जरूरी है। और इसके लिए बहुत बड़ी विल पावर की जरूरत है। सरकार ने कोशिश तो की है, पर जितने सफल सरकार को होना चाहिए थी, सरकार उतना सफल नहीं हो पाई है। और जहाँ तक ये पुलवामा वाली बात है, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इसने पूरे नैरेटिव को चेंज कर दिया है। पर ये पुलवामा की आड़ में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। यहाँ दो पार्टियों के, बड़ी पार्टियों के लोग मेरे सामने बैठे हैं कि देश का आज भी जो सचेतन नागरिक है वो ये चाहता है कि पुलवामा जैसे मुद्दे पर एक सीमा से बाहर जाकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। या रवि जी, आपका इस विषय पे? देखिए, जब 2014 में भाजपा सरकार आई थी तो बहुत सारे वादे किए गए थे। उसमें एक नौकरी और किसान का जो मुद्दा था वो मुख्य था। साथ में CAB का भी एक मुद्दा था, जो आपके सामने मैं बोल चुका हूँ पहले भी। जहाँ तक एक गाँवों के साथ संपर्क वाली बात है, उसमें मैं मोदी जी को पूरे नंबर दूंगा कि उन्होंने देश के जो गांव हैं, गाँव के साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बढ़ाई है उन्होंने। गांव में लोग ऐसा महसूस करने लगे हैं कि सीधा दिल्ली तक उनका संपर्क बन गया है। ट्रेन संपर्क काफ़ी अच्छा हुआ है, हवाई सफ़र भी काफ़ी अच्छा हुआ है, इसमें कहीं भी दो राय नहीं है। सबसे बड़ी बात है नौकरियों की जी। उसमें एक प्लस पॉइंट मैं एक नंबर हो वहाँ भी एक मोदी जी को दूंगा कि जो स्किल डेवलपमेंट में जो कौशल विकास का जो कार्य उन्होंने शुरू किया है, एक प्रयास बहुत अच्छा है कि लोगों को जो लोग जिनके पास रोज़गार नहीं है उनको किस तरह से उनको स्किल बनाया जाए, स्किल करके उनको वो अपना रोज़गार बना सके, इसके लिए प्रयास उन्होंने किया है। अच्छी शुरुआत की है उन्होंने। ये भी मेरी समझ में अगर ये सतत चलता रहा तो एक अंजाम पर पहुंचेगी ज़रूर, क्योंकि सरकार के पास नौकरियां नहीं है। अब ये बात हमें मान के चलनी चाहिए। तय बात है। हाँ। और साथ ही जब विकास होगा, जब नई सड़कें बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नया आ रहा है, तो स्वतः ही नौकरियां चल के आएगी। इसमें एक बात मैं कहूँगा कि पूर्वोत्तर में जहाँ तक पूर्वोत्तर की बात है, ये एक असम को छोड़ के ज्योग्राफिकल रीजन ऐसा है कि जहाँ पर तुरंत जल्दी से विकास होना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि काफ़ी सीमाएं रहती है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसी है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन असम में जहाँ तक बात है कि सड़कों वगैरह का कार्य काफ़ी अच्छा हुआ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन मुद्दा आधारित बात है यहाँ पर, वो पुलवामा और बालाकोट वाली बात तो लोग महसूस कर रहे हैं। लोग जैसा कि
हाइपर नेशनलिज्म प्रमोद जी कह रहे हैं, वैसी बात तो असम में भी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन साथ ही स्थानीय मुद्दे भी यहाँ पर अभी तक खड़े हैं, वह गौण नहीं हुए हैं। यह मैं ये कहना चाहूँगा, उसके आधार पर भी लोग जरूर वोट करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। रमन जी, आपको क्या लगता है कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का इशू है और जो लोकल इश्यूज है उसमें इस बार 2019 कैसा, किधर? देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है इसने नॉर्थ ईस्ट के सभी लोगों को मरम्मत किया है, सभी लोग दुखी हैं इस बिल से। प्रमोद जी इसका समर्थन कर रहे हैं या भाजपा समर्थन कर रही है, और भाजपा के नेताओं ने कहा भी है कि हम चुनाव के बाद इसे फिर से लाएंगे। दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ के लोग ट्राइब्स या अलग अलग जाति जनगोष्ठी के लोग हैं जिनकी मात्रा कम है, और ये अपने जातीय सम्मान के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए हमेशा जूझते रहे हैं। असम में भाषा आंदोलन भी हो चुका है और ये एक पुराना मुद्दा रहा असम के लिए। इसी को लेके पहले असम आंदोलन भी हुआ, एजीपी दल जो आंसू से निकल के आई, एजीपी दल का जन्म हुआ, 855 लोग शहीद हुए अपनी जाति माटी के रक्षा के लिए, अपनी भाषा के रक्षा के लिए। फिर 1985 में असम अकॉर्ड हुआ, जिसमें राजीव गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, प्रफुल्ल महंता मुख्यमंत्री थे, और आंसू के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने, सब लोगों ने मिलकर असम अकॉर्ड को साइन किया। असम अकॉर्ड साइन होने के बाद में वह तय था कि 24 मार्च 1971 के बाद जो भी लोग भारत विदेश से, बांग्लादेश से या दूसरे देश से भारत में आए हैं, असम में आए हैं, उनको यहाँ की नागरिकता नहीं दी जाएगी। वे भारत के वासी हैं तो उन्हें मिलेगी। लेकिन इसका भी गलत ये हुआ कि अभी आपका एनआरसी पूर्ण नहीं हुआ। एनआरसी में भी देखा गया है कि भाजपा के नेता पूरे भारतवर्ष में घूम के प्रचार कर रहे हैं कि 40 लाख बांग्लादेशी या 40 लाख विदेशियों को निकाल दिया गया है, जबकि जिसमें लोग खुश हैं, असम के लोग खुश हैं। लेकिन असम के लोगों के साथ ही बहुत सारे असम के जो खिलंजिया लोग भी हैं, जब नहीं बोले रहे कि 40 लाख लोग विदेशी पहचान कर लिए गए, पहचान कर ले गए, एक मिनट बोलने दीजिए, पहचान कर ले गए। असम के जो खिलंजिया लोग भी हैं, जो आदिवासी हैं, जंगलों में रहते हैं, उनके पास भी 1971 के पहले का कागज नहीं है, उनका नाम एनआरसी में नहीं आया है। बहुत सारे हिंदी भाषी हैं और सारे लोग हैं जो भारतवासी हैं, लेकिन उनको अभी आज के डेट में कहा जा रहा है कि वो विदेशी हैं। ये गलत है। और असम अकॉर्ड के आधार पर अगर माना जाए तो एजीपी को जो इसका विरोध कर रही थी, लोगों ने इन्हें अपना जातीय नायक मानना फिर शुरू कर दिया था। एजीपी जो अपना जनाधार खो चुकी थी, बीजेपी के सहारे पुनः सत्ता में आई थी, वह असम अकॉर्ड के जरिए और सीएबी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के जरिए पुनः लोगों के दिलों में अपना जगह बना लिया था। लेकिन पुनः आपसी गठबंधन करके, जिसे हम तलाकशुदा शादी करेंगे कि एक बार तलाक दिया और पुनः शादी कर लिया, ऐसी नियत करके उन्होंने अपना रिजर्वेशन दे दिया। तो अब लोगों को लग रहा है कि ये बीजेपी और एजीपी का चुनावी स्टंट था, मुद्दा था, और ये हमें ठग रहे थे। तो रवि जी, आपको क्या लगता है कि ये जो भी अभी तक हुआ है भाजपा एजीपी के बीच में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का इशू है ही, अगर हम सिर्फ असम के बारे में बात करें तो कहीं पे इसमें कांग्रेस को फ़ायदा हो सकता है क्या? नहीं, कांग्रेस को इसमें नुकसान ही है, क्योंकि एजीपी एक क्षेत्रीय पार्टी है, लोगों का सेंटिमेंट है उसके साथ। उसने भाजपा के साथ गठबंधन क्यों किया? उस समय यह मजबूरी थी उसकी। उस समय वह अपना स्थान, जमीन ढूंढ रही थी, अपनी जमीन को टटोलने में उसे भाजपा एक तिनके का सहारा जैसे होती है ना, वैसे एक सहारा मिल गया उसे, और वह उसमें प्रमुख रूप से उठ के आई। लेकिन जब सीएबी आई तब उनको ऐसा लगने लगा कि लोग, अगर हम अपनी जाति के लोगों को बचा नहीं पाएंगे तो लोग हमें उतार देंगे जबरदस्ती, ऐसा एक संदेश आने लगा। तो स्वतः ही वह उतर गए। लेकिन इसमें भी जब वापस गठबंधन हुआ है तो देखिए प्रफुल्ल कुमार महंत बहुत नाराज हो चुके हैं, बहुत नाराज। और भी the only AGP leader who is still against, he has not even attended the meetings. इसमें एक बात है, ये जो सीएबी का जो पूरा इशू, एक मिनट रमन जी, सीएबी का पूरा इशू है, इसने पूरी असम की राजनीति को गडमगड कर दिया है। ऐसे किया, देखिए आज रमन जी यहाँ बैठकर 855 शहीदों की दुहाई दे रहे हैं। 855 शहीद क्यों हुए, किसके शासनकाल में हुए, हम सारे लोग जानते हैं। बिल्कुल, हम सारे लोग जानते हैं।
दूसरी बात आप देखिए, सीएबी के ऊपर वो सारी फोर्सेज उस तरफ चली गई है जिन्होंने असम आंदोलन का विरोध किया था। कम्युनिस्टों ने असम आंदोलन का विरोध किया था। एसएफआई के लड़कों के साथ में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में क्या होता था मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उसमें स्टूडेंट था। आज कम्युनिस्ट भी उधर है, जातीयतावादी खेमे में है। आज ये जो संख्या लघु जो अल्पसंख्यक यहाँ के पार्टियां हैं, अल्पसंख्यक संगठन हैं, वो भी जातीय खेमे में है। मुझे तो लगता है कि कई बार पूरी चीज़ों का ठीक से विश्लेषण करने पर कि असम का जो जातीयता है, असमिया जातीयता है, उसको कई लोग हाईजेक करके ले गए इस सीएबी के कारण। उसका कारण फिर एक ही बताऊंगा, प्रमोद जी को शायद मेरी ये बात अच्छी नहीं लगेगी, कि सरकार को जितनी शिद्दत के साथ में इसको प्रचारित करना था, पहले एक आवाज़ आई कि 1,75,00,000 लोग आ जाएंगे। फिर ऐसा एक इम्प्रेशन दिया गया कि ये आसाम स्पेसिफिक या नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक है। बहुत देरी से आपके लोग उतरे बताने के लिए कि ये नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक नहीं है, ये पैन इंडिया है। दूसरी बात ये है कि 1,75,00,000 लोग नहीं आएंगे। जो ऑलरेडी सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट भर किया जा रहा है, और उसमें भी फिर असम के लिए तो असम अकॉर्ड असम अकॉर्ड को मुद्दा है। असम उसको पकड़ के चलिए। असम अकॉर्ड मुद्दा 1955 को छोड़ दीजिए। असम अकॉर्ड की बात ही कर रहा हूँ। अगर असम नहीं असम अकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, तो संशोधनों के 1971 हुआ ना। असम अकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। आज एनआरसी इसलिए करनी पड़ी कि असम अकॉर्ड जो है वो आउटडेटेड हो गया, टाइम बार्ड हो गया। कैसे टाइम बार्ड हो गया? आज बांग्लादेश कह रहा है कि हम किसी को भी वापस नहीं लेंगे, ये हमारे लोग नहीं है। क्योंकि जो 71 में या उसके पहले बांग्लादेश से लोग आए थे, वो तो मोटा मोटी वो जनरेशन तो खत्म हो गई, मर गई वो, या मरने वाली होगी, किंतु उसके बाद के लोग जो आए हैं दे आर बाय बर्थ इंडियन, उनका ये कहना है। तो डिपोर्टेशन आप किसी का नहीं कर सकते। चीज़ों को स्टूडियो में बैठकर अगर हम फिर बरगलाएंगे तो हमारी जनता वैसे ही आवेगी है, वैसे भी आवेगी है। मैं ये नहीं कह रहा एनआरसी नहीं होनी चाहिए, कहना बिल्कुल ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ एनआरसी नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, असम आंदोलन जब शुरू हुआ था तो एबीवीपी ने आसू को सबसे पहले सपोर्ट किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जजेस फील्ड में आए थे और आसू के नेताओं ने उनके साथ में डाइस शेयर की थी। तभी से भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंड है कि हम बांग्लादेश से जो रिलीजियस कम्युनिटी के लोग आए हैं, मुसलमान आए हैं खुलकर अगर बोलें, उनको हम घुसपैठिए मानते हैं, किंतु वहाँ से जो हिंदू आए हैं उन्हें हम शरणार्थी मानते हैं। ये 1979 से इनका स्टैंड है। जब ये अब सरकार में आए हैं तो उस स्टैंड को, अपने स्टैंड को उन्होंने कानून में बदलने की कोशिश की है। उसमें तो कोई नई बात नहीं है, ये तो कोई नई बात नहीं। असम के लोगों को उससे नुकसान होगा कि नहीं होगा, ये भी आकलन की बात है। ये भी आकलन की बात है। कितने लोग आएंगे, असम के लोग एक मुद्दे पर कितने लोग आएंगे झेल चुके हैं। डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा था कि अगर ये सीएबी नहीं आता है तो 17 सीटें ऐसी है। मुद्दा तो एक ही है ना कि असमिया लोग अपनी अस्मिता के लिए, अपनी पहचान के लिए चिंतित है। उन्हें सबसे पहला डर ये है कि अगर जनसंख्या का अनुपात इसी तरह बदलता रहा तो एक दिन दिसपुर की सत्ता के ऊपर, एक दिन दिसपुर की सत्ता के ऊपर कोई ऐसा आदमी काबिज हो जाएगा जिसको हम देखना नहीं चाहते। क्या कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं अभी भी? वो दूसरा मुद्दा, उसमें भी आऊंगा, उसमें भी आऊंगा, उसमें भी आऊंगा, उस पर भी आऊंगा। असम अकॉर्ड की जो आप बात बोल रहे हो, सेक्शन 6 इसमें महत्वपूर्ण है। असम अकॉर्ड में सेक्शन 6 जो है संवैधानिक कवच देता है असमिया लोगों को। यह सेक्शन 6 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जब भी असम अकॉर्ड पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा उसी समय सेक्शन 6 की बात आएगी और भारत सरकार असमिया लोगों को कवच, संविधान कवच प्रदान करने के लिए कानून बनाएगी। अगर आप सेक्शन 5 की ये एक मूल मुद्दा असम में, अगर सेक्शन 5 को अपन देखा कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से असम आंदोलन, असम अकॉर्ड में सेक्शन 5 का अगर अपन देखा कर रहे हैं तो फिर 6 तो अपने अपन देखा हो जाएगा। नहीं होगा, वो उसमें संविधान, आप पहले सेक्शन 5 का देखा कर रहे हैं। संविधान में संशोधन करके कानून लाया जाएगा। आप जो सेक्शन 6 जो है, सेक्शन 6 बहुत महत्वपूर्ण लाया जाएगा, बात का बात है। अभी जो असम अकॉर्ड का सेक्शन 5 का अपन देखा कर रहे हैं, इसमें समिति बन चुकी है, समिति के लोग सर्वेक्षण कर रहे हैं। ये सेक्शन 6 अच्छा लगता है, छोटी चीज नहीं है, मैं आपको कह देता हूं। झुंझुना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वो आप लेकिन कितना झुंझुना भी में नकारो काम नहीं आप। होता है। लेकिन नकारने की बात नहीं है। हम सिटीजनशिप बिल अभी भी मुद्दा है और बीजेपी ने बहुत क्लियरली बोला ही है कि वो लोग वापस से उसको लाएंगे अगर 2019 में उनका सरकार आती है। तो अब हम देखते हैं कि कांग्रेस का फ्यूचर क्या है, कुछ है, खत्म हो चुका है, क्या है? नहीं, कांग्रेस पुनः अपनी मजबूत स्थिति में है आज के दिन और पुनः मजबूती के साथ उभरेगी। और कांग्रेस का खत्म होना इस देश में नामुमकिन है, क्योंकि हम गांव से लेके शहर तक लोगों के दिल में बसते हैं। हार जीत होती है, देखिए हार जीत होती है। आपने लोगों ने सपना दिखाया 2 करोड़ नौकरी,
15 लाख रुपया, ऐसे बहुत सारे सपने दिखाए गए जो विकास और जो होगा सब कुछ दिखाया गया, लोगों को प्रलोभन किया गया। तो राजनीति, देखिए एक राजनीतिक स्टंट था। मैं नहीं कहूँगा कि हम वहाँ इस तरह के झूठे वादे करने में हम असफल रहे। हम असफल इसलिए हुए कि हम झूठे वादे नहीं कर पाए, और जिन्होंने झूठा वादा किया वो सफल रहे। अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो यही कर रहे हैं कि आपने जनता के साथ जो वादा किया उसे पूरा कीजिए। हम तो आपके आपके वादे को बोल रहे हैं कि पूरा कीजिए, और आप वहाँ असफल हैं, जनता आपको नकार रही है। फिर रवि जी आप। मैं ऐसा कहूँगा कि किसी भी आंदोलन, किसी भी दल का नेतृत्व एक मुखिया करता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको कि रमन जी को शायद अच्छी ना भी लगे मेरी बात, कोई बात नहीं, मानेंगे मेरी बात, बोल सकते हैं आप कि किसी भी दल या नेतृत्व, किसी भी आंदोलन का नेतृत्व एक मुखिया करता है, एक मजबूत आदमी करता है। जब स्वतंत्रता आंदोलन भी हुआ था, गांधी जी नेतृत्व का इतना बड़ा स्वतंत्रता सफल हुआ था। उसी तरह से असम आंदोलन में भी जब लोग खड़े थे सामने, प्रफुल्ल महंत, प्रफुल्ल कुमार फुकन, विराज शर्मा, ये सारे लोग खड़े थे उस समय, जब एक मजबूत नेतृत्व सामने आया तब जाके सफल हुआ चीज़। कांग्रेस भी एक मजबूत पार्टी है, इसमें कहीं भी दो राय नहीं है। 130 वर्ष पुरानी पार्टी है, अनुभव है लोगों को, ये भी मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा अनुभव है लोगों को। लेकिन जब बात नेतृत्व की आएगी तब वहाँ पर एक खोखलापन नजर आता है लोगों को, लोग विश्वास नहीं कर पाते, पचा नहीं पाते कि ये हो सकता है। ये आपकी सोच हो सकती है, सोच नहीं, पब्लिक की सोच है। पहली बात एक बार मुझे बोलने दीजिए, आप हमारे नेतृत्व के ऊपर में प्रश्न हुआ है तो मैं जवाब दे दूं। बिल्कुल। कि आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी में क्षमता नहीं है, लेकिन आप बाहर से देख के बोल रहे हैं, हम तो अंदर से देख के बोल रहे हैं। नहीं, मैंने राहुल गांधी की बात नहीं की, टीम होती है, पूरी टीम होती है भाई साहब, हमारी टीम की बात करता हूँ। हम टीम की बात कर रहे हैं। हमारा नेतृत्व बहुत मजबूत है, हमारा नेता बहुत मजबूत है, उनमें डिसीजन लेने की क्षमता बहुत अच्छी है। अभी तक लोगों ने उन्हें, जब उनको कुछ मिलेगा, जब वो आज प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको परखने के बाद लोगों ने देखा है कि ये सफल है या असफल है, और अब मेरे तरफ से तो प्रधानमंत्री के रूप में वो असफल है। जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तब जनता निर्णय करेगी कि वो सफल या असफल है। रही बात कांग्रेस की, तो कई बार ऐसा मुद्दा आया कि आज आज़ादी के 70 या 75 साल में ऐसा नहीं है कि विरोधी दलों की सरकार नहीं बनी, हमेशा विरोधी दल का सरकार बना है। आप 77 ले सकते हैं, 85 ले सकते हैं, 96 ले सकते हैं, हमेशा विरोधी दलों का सरकार बना। लेकिन हर 5 साल बाद जनता ने फिर उन्हें वापस सत्ता से बाहर कर दिया, क्योंकि उन्हें हमेशा लगा कि इस देश को सही ढंग से अगर कोई दल चला सकता है तो वह कांग्रेस पार्टी है। लोगों को लगता है बीच बीच में कि भाई चलो चेंज करके देखते हैं, चेंज होता है, चेंज आता है, और 5 साल बाद उन्हें निकाल देती है। और इस बार भी यही होने वाला है कि 2019 में उन्हें बाहर कर देगी और फिर ना कांग्रेस को सत्ता देगी। नहीं, मैं आपको लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, मैं लीडरशिप की बात कर रहा था आपको। इसमें एक बात है कि पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में मजबूत दलों का होना बहुत जरूरी है। तो मैं तो कतई नहीं चाहूंगा कि कोई भी दल लीडर के साथ, मजबूत लीडर के साथ, मैं कोई भी नहीं चाहेंगे। किंतु फिर जैसे रमन जी बोल रहे हैं, रमन जी मैं भी विनम्रता के साथ आपको कहना चाहता हूं कि मुद्दे चूज करने में भूल हो रही है। आज भी आप 15 लाख को लेके बैठे हैं, आम जनता को टच नहीं करता। नोटबंदी को आप लेके बैठे हैं, आम जनता भूल चुकी है उसको। जीएसटी को लेके आप बैठे हैं, व्यापारी जीएसटी से अब धीरे धीरे खुश हो रहे हैं कि चलो पहले कोई भी एक छोटा भी अफसर आता उनको आंखें दिखाता, अब वो सारे काम अपने सिस्टम से कर रहा है, तो व्यापारी उससे जीएसटी से खुश है। आज आप बात कर रहे हैं 20 लाख नौकरियों की, 2 करोड़ नौकरियों की आप बात कर रहे हैं, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। वो मुद्दा उठ चुका है, 15 लाख रुपया बैंक में देने के। आपके लिए मुद्दा उठ चुका है, जनता के लिए मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। जनता के लिए आज उतने बड़े मुद्दे वो नहीं है। हाँ, रोजगार है, रोजगार जनता आप बोल सकते हैं आज रोजगार आज भी मुद्दा है। लोग बेरोजगार हैं, उनके लिए मुद्दा जरूरी है। रोजगार आप नोटबंदी बोल रहे हैं, नोटबंदी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो हमारे फेरी वाले हैं, छोटे छोटे बाजारों में जो दुकान लगाते हैं, सब्जी वाले हैं, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का व्यापार जो बहुत बड़ा रोजगार देता है भारत को ग्रामीण अंचल में, वहाँ नोटबंदी का बहुत बड़ा मार पड़ा है। आप जीएसटी बोल रहे हैं तो इसके लिए बहुत सारे व्यापारी अपने दुकान तक बंद करना पड़ा, छोटे छोटे व्यापारियों को। आपने एफडीआई का विरोध किया था, आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एफडीआई का आप लोगों ने विरोध किया था, बीजेपी ने, आपने नहीं, सॉरी भारतीय जनता पार्टी ने। आज वो एफडीआई लेके आ रहे हैं। आप सुनिए, पहले का भाषण सुनिए हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी का, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, और आज का सुनिए। तो एफडीआई आप लेके आ रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? छोटा छोटा बेरोजगार खत्म हो रहा है, छोटी छोटी दुकानें खत्म हो रही है, बड़े बड़े मॉल आ रहे हैं, लोग वहाँ उनका एम्प्लॉयमेंट जा रहा है, जो छोटे व्यापारी हैं उनका एम्प्लॉयमेंट जा रहा है, वो क्या करेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने शुरू में ये मुद्दा उठाया कि ये चुनाव विकास के ऊपर में लड़ा जाएगा क्या, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल विकास ही हमारा मूल मुद्दा है। और उसके लिए मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूँगा कि आज भारतवर्ष की जो जीडीपी है वो 7% से ऊपर है।
महंगाई दर जो यूपीए के समय जो थी, महंगाई दर जिसके ऊपर में काफ़ी चुनाव हुए हैं कि देश में महंगाई बढ़ी है, यूपीए के समय में महंगाई दर 10% से ऊपर चली गई थी। आज महंगाई दर जो है वो 3% से नीचे आ गई है। आज जो हाईवे जो कंस्ट्रक्शन है, यूपीए के समय में 7 किलोमीटर पर डे होता था, आज 30 किलोमीटर पर डे हो रहा है। आज 101 एयरपोर्ट्स हमारे टाइम में हुए हैं। और ये जो रोजगार की बात कर रहे हैं, अभी ये जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII का जो एक सर्वे उन्होंने किया है, उसमें MSME सेक्टर में 14.9 मिलियन जो जॉब है पर एनम जो है लास्ट 4 ईयर में जो दिए गए हैं। उसके अलावा 16 करोड़ जो है मुद्रा योजना की तरह जो लोन दिया गया है। तो ये सारे, इसमें से 11 करोड़ जो लोन है महिला उद्यमियों को मिला है। और जो आपको जो ये गैस कनेक्शन जो है 1947 से 2014 तक इन्होंने सिर्फ 13 करोड़ दिए थे, और हमने 2014 से 2019 के बीच में 26 करोड़ गैस कनेक्शन दिए, जिसमें 7 करोड़ गैस कनेक्शन मुफ्त में दिए गए हैं। लेकिन ये आंकड़े इनको समझ में नहीं आएंगे। ग्रामीण स्वच्छता इनके समय 38% थी, आज 95% है। ग्रामीण सड़कों से जुड़ी बस्तियां, जिसकी बात रवि जी ने भी प्रशंसा की थी, पहले 55% थी, आज 91% है। बैंक खाते पहले 50% थे, आज 100% है। ग्रामीण इलाकों से जुड़ी बस्तियां, मैं बता रहा हूं, पहले 70% थी, आज 95%। विकास की बात कर रहा हूं, आप विकास की बात बोल रहे हैं। आयकर रिटर्न जिसकी जीएसटी की इन्होंने बात की, पहले 3.8 करोड़ लोग आयकर रिटर्न देते थे, आज 6.8 करोड़ लोग आयकर रिटर्न देते हैं। पंजीकृत उद्यमियों की जो संख्या है, पहले 66 लाख एंटरप्राइज थी, आज 1.2 करोड़ इंटरप्राइज है, और 8 करोड़ फर्जी नाम थे। 8 करोड़ फर्जी नाम के नाम पर जो था वो सरकार से रुपया उठ करके गबन हो जाता था, जिसको इस सरकार में आने के बाद में 1,10,000 करोड़ रुपए की सरकार ने लेकिन इनको मोतियाबिंद होके रखा है। इनको ये विकास दिखाई नहीं देता है। इनको सिर्फ और प्रमोद जी ने भी प्रशंसा की कि इस सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। पहले जो हम सुनते थे, पहले जब भी हम पेपर खोलते थे, कोयला, जीजाजी आपके साजी का क्या कर बताए? जीजाजी तो ईडी का चक्कर लगा रहे हैं ना, जीजाजी का चक्कर लगा रहे हैं। तो सारा जो भ्रष्टाचार जो है वो एक ही परिवार ने किया। और नेशनल हेराल्ड में आपके नेता बेल में है, नेशनल हेराल्ड था, अरे नेशनल हेराल्ड में सोनिया जी, राहुल जी बेल में है। तो ये क्या जेल वाले और बेल वाले जेल को नेतृत्व देंगे? जेल में और बेल में है, उनको क्या देश की जनता सत्ता सौंपते? जेल बेल वालों को सत्ता सौंपते? राष्ट्रीय अध्यक्ष तरीपार थे कि नहीं? अरे जेल और बेल वालों को सत्ता दे देंगे? क्या तरीपार थे कि नहीं? क्या बात कर रहे हैं? अमित शाह तरीपार थे कि नहीं? रवि जी का सवाल। मुझे आज सुबह ही एक गांव का सज्जन मिला जो गांव में रहता है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी तो ठीक है, लेकिन पार्टी के लीडर जो है बहुत घमंडी हो गए हैं। ऐसा सवाल उसने मुझे पूछा, क्योंकि मैं सक्रिय लिखता पढ़ता हूं, तो मुझे पूछा। मैं बोला आप पार्टी के अध्यक्ष से पूछिए ये बात कि घमंड उनके सर चढ़ बोलने लगा है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया मुझे। तो मैंने कहा भाई मैं ये कह नहीं सकता, ये भाजपा का कोई प्रवक्ता अगर कहेगा इस बात को तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं ये बात इतनी देर से आपको बोलने की चेष्टा कर रहा हूँ कि घमंड कहीं सिर चढ़ तो नहीं बोल रहा है। देखिए ये आप ये जो जी है सवाल मेरे से पूछा, स्वामी जी को जवाब देंगे। स्वामी जी को पूछा। देखिए आपने जो एक प्रश्न उठाया, अहंकार जो है, अहंकार किसी व्यक्ति में भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी में आपको अहंकार दिखा और किसी ने कोई प्रश्न उठाया तो उसके ऊपर मैं टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री है वो बिल्कुल सहज और सरल है। हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं बिल्कुल सहज और सरल है। अब अगर किसी को अहंकार दिखता है तो इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी नेशन फर्स्ट है और कांग्रेस पार्टी के लिए सिर्फ एक परिवार फर्स्ट है। ये बेसिक डिफरेंस है। नीचे तबके के लोग जो लोअर लेवल के कार्यकर्ता हैं, बता दीजिए। मैंने बहुत लोगों से बात की। अब आपने किससे बात की, किससे नहीं की? लोअर लेवल के जो कार्यकर्ता है उसमें इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं जा रही। क्या भाजपा भी कांग्रेस की चल रही है? बिल्कुल, कहीं पे ऐसा लग रहा है जैसे कार्यकर्ताओं को पूरा दोनों सम्मान पार्टी में दिया कुछ जाता है। और एक बूथ कमेटी का अध्यक्ष आज राष्ट्र का सभापति है।
भारतीय जनता पार्टी का जो सभापति अमित शाह जी है वो पहले एक बूथ के अध्यक्ष थे। ये इस बात का प्रमाण है। प्रमोद, एक बात आप मानेंगे कि सत्ता में आने के पहले तक एक नारा हुआ करता था, एक आप लोगों का एक वाक्य हुआ करता था कि वी आर ए पार्टी विद डिफरेंस। अब वो पार्टी विद डिफरेंस आप लोग नहीं बोलते हैं, छोड़ दिया आप लोगों ने बोलना। नहीं, देखिए पार्टी विद द डिफरेंस की अगर मैं बात करूंगा तो ये तो सब लोगों ने देख लिया ना कि पहले आतंकवादी हमले होते थे और किस तरह जवाब दिया जाता था, और आज मोदी जी ने किस तरह जवाब दिया। ये तो पार्टी विद द डिफरेंस देश की जनता देख रही है। अभी भी आतंकी हमले हो रहे हैं, अभी भी सीमा पे जवान शहीद हो रहे हैं। आप लोग सैनिकों के साथ जो कम से कम सैनिकों को बकस दीजिए। अरे सैनिकों के शौर्य की हम प्रशंसा कर रहे हैं, आप मांग रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत आपके नेताओं ने मांगे, एयर स्ट्राइक के सबूत आपके नेताओं ने मांगे, और आप हमें कहते हैं आप भी सैनिकों के शौर्य की प्रशंसा करिए ना, आपको कौन रोक रहा है? येदियुरप्पा साहब क्या बोल रहे हैं? ओके भाई, देखिए गुवाहाटी में क्या होगा। एक चीज बोल रहे हैं कि जितने भी विकासों को प्रमोद जी ने यहाँ गिनाया है उसी विकास के साथ कहिए मैंने आपके पास रुक जाइए, तो आप रख दीजिए। आपके तरह मैं डायरी लेकर नहीं चलता, मैं दिमाग में रखता हूं। तो दिमाग से बता दीजिए, आपका वो दिमाग है। आप जितने आंकड़े तो बताइए, जितने विकास लेके जा रहे हैं, गिन के जा रहे हैं ना यहाँ से, वो सारे विकास को जनता धरातल पे खोज रही है कि ये विकास कहाँ है। आपको भी देख रही है, आपके विकास कागज में देख रही है। आपके लिए 2 करोड़ जॉब कागज में है। गांधी जी की पार्टी कैसे आप बोलते लादेन जी की पार्टी हो गई, जब आप अरे भैया जी की पार्टी हो गई, ये भी लोग देख रहे हैं। उसी असलियत मजदूर को आप लोग कंधार छोड़ने गए थे, पार्टी का मीटिंग था, छोड़ने गए थे। 160 भारतीय नागरिकों की बचाने के लिए वाजपेयी जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और कांग्रेस ने इसमें सहमति प्रकट की थी। आपकी जानकारी कमजोर है, आपका होमवर्क कमजोर है। पहले अपना होमवर्क करके आइए, बाद में टेलीविजन में बोले आपको कोई जानकारी नहीं है। उस वक्त शायद आप राजनीति में नहीं थे, आप राजनीति में नहीं थे, आपको कोई ज्ञान नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग का पहले डिसीजन निकालिए, आप क्या डिसीजन हुआ था? ऐसा कोई डिसीजन बिल्कुल डिसीजन हुआ, आपका निर्णय था। ऑल पार्टी डिसीजन हुआ और कांग्रेस पार्टी ने सहमति प्रकट की कि 150 भारतीय नागरिकों की जान को बचाया जाए। मुफ्ती मोहब्बा शहीद के साथ जो सरकार बनाया उसी का आपको पता ही नहीं है। आपको पार्टी का सम्मान के बदला चीनी लेके आते हैं, आपको उसी का पता नहीं, वहां से चीनी लेके आते हैं। क्या प्रवक्ता है आप देखिए, आप अपना जानकारी लेके और पार्टी सिटीजनशिप का बात करते हैं आप। अभी कांग्रेस अभी आपने क्यों नहीं बुलाया? रवि जी बोलिए, रवि जी बोलिए। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको दूसरी बात करते हैं हम लोग कि देखिए पूरे राष्ट्र के टेलीविज़न सभी प्रचार माध्यम से कहा जा रहा है कि सभी लोगों को वोट करना चाहिए, सभी लोगों को मतदान देना चाहिए, नए वोटरों को प्रोत्साहन के लिए तरह तरह के नुक्कड़ नाटक वगैरह किए जा रहे हैं। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर हम देखते हैं कि हम ग्राउंड लेवल पर किस तरह से वोटर मोबिलाइज किया जा रहा है, तो हमें बहुत निराशा सी होती है कि नए जो वोटर है उनको किस तरह उनको चक्कर लगाना पड़ रहा है। उनको पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, मैं कहूँगा, क्योंकि जो ही लोग वोट BLO है वही लोग NRC का काम कर रहे हैं। तो ये भारी एक विरोधाभास सा नजर आता है मुझे कभी कभी कि भैया क्या है ये सब। एक मिनट में अपनी बात रखूंगा। अभी जो मैकिनिस्ट ने इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट रखी है, उसके हिसाब से मिडिल क्लास इज ग्रोइंग वेरी फास्ट फ्रॉम 40% इन 2005 टू 29% इन 2015। ये भी एक आंकड़ा है, अगर इस पे आप कुछ बोलना चाहें तो बहुत आंकड़ा आपके आएंगे अभी। नहीं मिडिल क्लास वाली बात, लेकिन बात ये है कि क्या ये सारे आंकड़े धरातल पे लागू हुआ? वोट में ट्रांसलेट होंगे कि नहीं होंगे? अब ये जनता तय करेगी, मैं कैसे बोल सकता हूं? आंकड़े के महारथी हैं भारतीय जनता पार्टी, तो हमेशा अब ये जनता तय करेगी। आप कागज में जुमलों में विश्वास करते हैं, देश को नरेंद्र मोदी जी का सबल नेतृत्व चाहिए, हम तो सूची वालों का सबल नेतृत्व चाहिए, ये देश की जनता तय करेगी। हम तो जमीन पे विश्वास करते हैं और आप कागज पे विश्वास करते हैं। बिल्कुल, आप कागज पे लपटे रहिए, हम जमीन पे लपटे। 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाने वाले चाहिए, न 3 बजे से आतंकवादियों को मारने वाले चाहिए। आतंकवादियों को गोदी में बैठे हुए थे, रमन जी, कश्मीर में उनके एक बार और हम लोग बैठेंगे, दोबारा बातचीत होगी। क्या हुआ बताइए, राम मंदिर क्या हुआ बताइए, 35 राम मंदिर बनाएंगे, चलिए भूल गए, राम मंदिर बनाएंगे। आप राहुल जी बोलिए राम मंदिर बनाएंगे, हम तो खुलेआम बोल रहे हैं राम मंदिर बनाएंगे, टेलीविजन चैनल पे बोल रहे हैं। मोदी जी चिल्ला के बोले भगवान श्री राम हमारे लिए श्रद्धा का विषय है, हमारा आस्था का विषय है, हमारे आराध्य है। उनका मंदिर अयोध्या में बनेगा और भव्य मंदिर बनेगा। राहुल जी बोले
बोलिए टाइम मोदी आप- बोले, टाइम आप- बोलिए टाइम मोदी को आप- बोले हिम्मत है तो मोदी जी टाइम बोल आप- रहे हैं। अमित शाह को बोलिए बोले, आप हिम्मत है, बोल रहे हैं, तो मोदी जी। कहाँ हम बोलते बोल हैं? रहे हैं। हो गया। बोलते हैं कोर्ट का फैसला, आपके बोलने से क्या अरे होगा? हो गया। हो मोदी जी गया। बोलते हैं कोर्ट का फैसला। स्वामी बोल जी, रहे हैं। रमन जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ स्टूडियो में आने के लिए। मिलेंगे अगले सोमवार, तब तक गुड बाय।